जब बैठे बिठाए मुझे आपा याद आती है तो मेरी आंखों के आगे छोटा सा बलूरी दिया आ जाता है जो नीम लो से जल रहा हो। मुझे याद है कि एक रात हम सब चुपचाप बावर्ची खाने में बैठे थे। मैं, आपा और अम्मी जान। कि छोटा बुद्धू भागता हुआ आया। उन दिनों बुद्धू 6-7 साल का होगा। कहने लगा, अम्मी जान मैं भी भाग करूंगा। वाह, अभी से? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगी, अच्छा बुद्धू तुम्हारा ब्याह अब्बा से कर देते हैं। बुद्धू ने सर हिलाते हुए कहा। अम्मा कहने लगी, क्यों आपको क्या है? हम तो छाजू बाजी से बात करेंगे। बुद्धू ने आंखें चमकाते हुए कहा। अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, क्यों? देखो तो आपा कैसी अच्छी हैं, बताओ तो भला। अम्मा ने पूछा। बुद्धू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी निगाह चूल्हे पर आकर रुकी। चूल्हे में उपले का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। बुद्धू ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी। इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे। इतने में तसद्दक भाई आ गए। अम्मा कहने लगी, तसद्दक बुद्धू से पूछना तो आपा कैसी है। आपा ने तसद्दक भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़ कर यूं बैठ गई जैसे हंडिया पकाने में मसरूफ हो। हाँ तो कैसी है आपा? बुद्धू, वो बोले। बताऊं? बुद्धू चला और उसने उपले का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गालिबन वो उसे हाथ में लेकर हमें दिखाना चाहता था, मगर आपा ने झट उसके हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोली, बुद्धू रोने लगा तो अम्मा कहने लगी, पगले उसे हाथ में नहीं उठाते, उसमें चिंगारी है, वो तो जला हुआ है अम्मा। बुद्धू ने बसूरते हुए कहा। अम्मा बोली, मेरे लाल, तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर तो आग है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। बुद्धू ने भोलेपन से पूछा, क्यों आपा इसमें आग है? इस वक्त आपा के मुंह पर हल्की सी सूखी दौड़ गई। मैं क्या जानूं, वो भराई हुई आवाज में बोली और फुंकनी उठाकर जलती हुई आग में बेमुसरत फूंके मारने लगी। अब मैं समझती हूँ कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी। वो गहराइयां इतनी अमीर थीं कि बात उभरती भी तो भी ना निकल सकती। इस रोज बुद्धू ने कैसे पते की बात की थी, मगर मैं कहा करती थी, आपा तुम तो बस बैठ रहती हो। और वो मुस्कुरा कर कहती, पगली, और अपने काम में लग जाती। वैसे वो सारा दिन काम में लगी रहती थी। हर वक्त कोई उसे किसी न किसी काम का कह देता और एक ही वक्त में उसे कई काम करने पड़ जाते। इधर बुद्धू चीखता, आपा मेरा दलिया। उधर अब्बा घूरते, सजादा अभी तक चाय क्यों नहीं बनी। बीच में अम्मा बोल पड़ती, बेटा धोबी कब से बाहर खड़ा है। और आपा चुपचाप सारे कामों से निपट लेती। ये तो मैं खूब जानती थी, मगर उसके बावजूद जाने क्यों उसे काम करते हुए देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रही है या इतना काम करती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि वो बैठी ही रहती है और उसे इधर उधर गर्दन मोड़ने में भी इतनी देर लगती है और चलती है तो चलती हुई मालूम नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपा को कभी कहकर मार के हंसते हुए नहीं सुना था। ज्यादा से ज्यादा वो मुस्कुरा दिया करती थी और बस। अलबत्ता वो मुस्कुराया अक्सर करती थी। जब वो मुस्कुराती तो उसके होंठ खिल जाते और आंखें भीग जाती। हाँ तो मैं समझती थी कि आपा चुपके बैठी ही रहती है, सरा नहीं हिलती और बिन चले लुढ़क कर यहाँ से वहां पहुंच जाती है जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। हाँ, इसके बरक्स साहिरा कितने मजे में चलती थी, जैसे दादरे की ताल पर नाच रही हो। और अपनी खालाजाद बहन साजू बाजी को चलते देखकर तो मैं कभी न उकताती। जी चाहता था कि बाजी हमेशा मेरे पास रहे और चलती चलती इस तरह गर्दन मोड़कर पंचम आवाज में कहे, हैं जी, क्यों जी। तो उसकी काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगे। बाजी की बात बात मुझे कितनी प्यारी थी। साहिरा और सरैया हमारे पड़ोस में रहती थीं। दिन भर इनका मकान इनके कहकहों से गूंजता रहता जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हों। बस मेरा जी चाहता था कि उन्हीं के घर जा रहूं। हमारे घर रखा ही क्या था, एक बैठ रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो वाली अम्मा और दिन भर हुक्के में गड़ गड़ करने वाले अब्बा। इस रोज जब मैंने अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना, सच बात तो यह है कि मुझे बेहद गुस्सा आया। सजा की अम्मा, मालूम होता है सहारा के घर में बहुत से बर्तन हैं। क्यों? अम्मा पूछने लगी। कहने लगे,
बस तमाम दिन बर्तन ही बजते रहते हैं या कह के रखते हैं जैसे मेला लगा हो। अम्मा तंग कर जवाब देती, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घरों की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं। अब्बा कहने लगे, ओहो, मेरा तो मतलब है जहाँ लड़की जवान हुई बर्तन बजने लगे, बाजार की मोड़ तक खबर हो जाती है कि फलां घर में लड़की जवान हो चुकी है। मगर देखो ना, हमारी से ज्यादा में ये बात नहीं। मैंने अब्बा की बात सुनी और दिल खोलने लगा। बड़ी आई है सजादा। जी हाँ, अपनी बेटी जो हुई। इस वक्त मेरा जी चाहता था कि जाकर बावर्ची खाने में बैठी हुई आपा का मुंह चुराऊं। इसी बात पर मैं दिन भर खाना न खाया और दिल ही दिल में खोलती रही। अब्बा जानते ही क्या है, बस हुक्का लिया और गुड़ गुड़ कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा किताब खोल कर बैठ गए और गिट मिट करने लगे, जैसे कोई बुटियारी मक्खी के दाने भून रही हो। सारे घर में ले दे के सिर्फ तसद्दुक भाई ही थे जो दिलचस्प बातें किया करते थे। जब अब्बा घर पे ना होते तो वो भारी आवाज में गाया भी करते थे। जाने वो कौन सा शेर था? हाँ, चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है। चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। अब्बा उन्हें गाते हुए सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती और कोई बात ना हुई तो वो बुद्धू को हल्का सा थप्पड़ मार के कहती, बुद्धू रो ना। और फिर आप ही बैठी मुस्कुराती रहती। तसद्दुक भाई मेरे फूफा के बेटे थे। इन्हें हमारे घर आए यही 2 माह हुए होंगे। कॉलेज में पढ़ते थे। पहले तो वो बोर्डिंग में रहा करते थे, फिर एक दिन जब फुप्पो आई तो बातों बातों में उनका जिक्र छिड़ गया। फूफी कहने लगी, बोर्डिंग में खाने का इंतजाम ठीक नहीं, लड़का आए दिन बीमार रहता है। अम्मा इस बात पर खूब लड़ी, कहने लगी, अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का मतलब। फिर इन दिनों बहुत सी बातें हुई। अम्मा की तो आदत है अगली पिछली तमाम बातें ले बैठती हैं। गर्दी का नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते के बाद तसद्दुक भाई बोर्डिंग छोड़ के हमारे यहाँ आ ठहरे। तसद्दुक भाई मुझसे और बुद्धू से बड़ी गप्पे हाँका करते थे। इनकी बातें बेहद दिलचस्प होती। बुद्धू से तो वो दिन भर ना उठाते, अलबत्ता आपा से वो ज्यादा बातें नहीं करते थे। करते भी कैसे, जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप सरक कर नीम घूंघट सा बन जाता और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती। वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ दिखाई देती। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा उनकी बातें गौर से सुना करती थी, गो कहती कुछ न थी। भाई साहब भी बुद्धू से आपा के मुतालिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते। पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही है? आपा? बुद्धू लापरवाही से दोहराता, बैठी है। बुलाऊं? भाई साहब घबरा के कहते, नहीं नहीं। अच्छा बुद्धू, आज तुम्हें ये देखो, इस वक्त तुम्हें दिखाएं, ये देखो। और जब बुद्धू का ध्यान इधर उधर हो जाता तो मध्यम आवाज में कहते, अरे यार तुम तो मुफ्त का ढंढोरा हो। बुद्धू चीख उठता, क्या हूँ मैं? इस पे वो मेज बजाने लगते, डगमग ढंढोरा, यानी ये ढंढोरा है, देखा, जिसे ढोल भी कहते हैं, डगमग समझे। और अक्सर आपा चलते चलते उनके दरवाजे पर ठहर जाती और उनकी बातें सुनती रहती और फिर चूल्हे के पास बैठकर आप ही मुस्कुराती। उस वक्त उसके सर से दुपट्टा सरक जाता, बालों की लट फिसल कर गाल पर आ गिरती और वो भीगी भीगी आंखें चूल्हे में नाचते हुए शोलों की तरह झूमती। आपा के होंठ यूं हिलते गोया गाड़ी हो, मगर आवाज सुनाई ना देते। ऐसे में अगर अम्मा या अब्बा बावर्ची खाने में आ जाते, वो ठिठक कर यूं अपना दुपट्टा, बाल और आंखें संभालती, गोया किसी बेतकल्लुफ महफिल में कोई बेगाना आ घुसा हो। एक दिन आपा और अम्मा बाहर शहर में बैठी थी। इस वक्त भाई साहब अंदर अपने कमरे में बद्दू से कह रहे थे, मेरी यार, हम तो उससे ब्याह करेंगे जो हमसे अंग्रेजी में बातें कर सके, किताबें पढ़ सके, शतरंज, कैरम और चिड़िया खेल सके। चिड़िया जानते हो, वो गोल गोल परों वाला गेंद बल्ले से यूं डस डन। और सबसे जरूरी बात ये है कि हमें मजेदार खाने पकाकर खिला सके, समझे? बुद्धू बोला, हम तो चालूबाजी से ब्याह करेंगे। भाई साहब कहने लगे। बुद्धू चीखने लगा, मैं जानता हूँ तो आप ब्याह करोगे। हाँ। इस वक्त अम्मा ने मुस्कुराकर आपा की तरफ देखा, मगर आपा अपने पाँव के अंगूठे का नाखून तोड़ने में इस कदर मसरूफ थी जैसे कुछ खबर ही ना हो। भाई साहब अंदर कह रहे थे, वाह,
तुम्हारी आपा फिरनी पकाती है तो उसमें पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी। आह थू। बुद्धू ने कहा, अब्बा जो कहते हैं फिरनी में कम मीठा होना चाहिए, तो वो अपने अब्बा के लिए पकाती है ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं कहूँ आपा से? बुद्धू चीखा। भाई चिल्लाए, ओ पगला ढंढोरा, लो तुम्हें ढंढोरा पीट कर दिखाएं। ये देखो इस तरफ, टगमग टगमग। बुद्धू फिर चिल्लाने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेज बजा रहे हो ना। हाँ हाँ, इस तरह ही ढंढोरा पीटता है ना। भाई साहब कह रहे थे कुश्तियों में। अच्छा बुद्धू, तुमने कभी कुश्ती लड़ी है? आओ हम कुश्ती लड़ें। मैं हूँ गामा और तुम बुद्धू पहलवान। लो आओ, ठहरो, जब मैं 3 कहूँ। और उसके साथ ही उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, अरे यार तुम्हारी दोस्ती तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है आपा हंसी ना रोक सकी, इसलिए वो उठकर बावर्ची खाने में चली गई। मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था और अम्मा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया ताकि आवाज ना निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे कि भाई साहब आ गए। कहने लगे, क्या पढ़ रही हो जैनिया? इनके मुंह से जैनिया सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, हालांकि मुझे अपने नाम से बेहद नफरत थी। नूरजहां कैसा पुराना नाम है, बोलते ही मुंह में बासी रोटी का मजा आने लगता है। मैं तो नूरजहां सुनकर यूं महसूस किया करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बोसीदा वर्ग से कोई बूढ़ी अम्मा सूंढ़ देखती हुई आ रही हो। मगर भाई साहब को नाम बिगाड़कर उसे संवार देने में कमाल हासिल था। उनके मुंह से जहनिया सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत ना रही और मैं महसूस करती गोया ईरान की शहजादी हूँ। आपा को वो सजादा से सजदे कहा करते थे, मगर वो तो बात थी जब आपा छोटी थी। अब तो भाईजान उसे सजदे ना कहते बल्कि उसका पूरा नाम तक लेने से घबराते थे। फिर मैंने जवाब दिया, स्कूल का काम कर रही हूँ। पूछने लगे, तुमने कोई बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है क्या? उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आपा ने तो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी। वो कनखियों से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बुनने में लगी रही। भाईजान बोले, ओह क्या बताऊं जानिया कि वो क्या नशा है। नशा है नशा, खालिस शहद। तुम उसे जरूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है। यानी इम्तिहान के बाद जरूर पढ़ना, मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा, जरूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगे, मैं कहता हूँ तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़ के कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लें। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता। वहाँ लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइश का हो। दर्स का तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुतालिया के बहाने मेला लगा हो। मुझे आपा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठे रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई नुक्ताचीन। जब कभी भाईजान आपा की बात करते तो मैं खामखा चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और ये आपा आपा कर रहे हैं। और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब, मैं क्या टेलीफोन थी? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा, बैठी हुई गुमसुम सी आपा, भीगी बिल्ली।